दोस्तों, अध्याय 3 मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन कक्षा 12 के लिए ये लास्ट भाग है। इस चैप्टर का अध्याय 3 का लास्ट भाग है। आप लोग देखिए वीडियो और नोट्स भी बनाते जाइए साथ साथ, जिससे आपको आगामी परीक्षा में, आने वाली परीक्षा में कोई भी कठिनाई ना हो। ठीक दोस्तों, आइए शुरू करते हैं कक्षा 12 का 5वां भाग, मानव जनन। इसमें है आवर्त चक्र या रज चक्र। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लगभग इंटर की परीक्षा में बार बार ये प्रश्न आता है, पूछा जाता है कि आवर्त चक्र या रज चक्र क्या है। तो आइए, ये जो आवर्त चक्र होता है, ये मादा या स्तनधारियों में 14 वर्ष की अवस्था से 10 से 14 वर्ष की अवस्था से ये आवर्त चक्र या रज चक्र पाया जाता है। जैसा कि लिखा हुआ है इसमें कि प्राइमेट्स स्तनधारियों में वर्ष पर्यंत जनन करने की क्षमता पाई जाती है। कितनी? वर्ष पर्यंत, मतलब जब तक जीवित रहते हैं तब तक इनमें जनन करने की क्षमता पाई जाती है। मादा वर्ष पर्यंत नर के साथ सहवास करने की स्वीकृति प्रदान करती है। सहवास मतलब साथ में रहने की जो स्वीकृति है वो प्रदान करती है। प्राइमेट्स मादाओं में पाए जाने वाले जनन चक्र को जनन चक्र को क्या कहते हैं? रज चक्र या आवर्त चक्र कहते हैं। ठीक दोस्तों, जैसा कि इसमें बताया गया है कि जितने भी स्तनधारियां हैं, मादाएं हैं, उनमें ये रज चक्र पाया जाता है। इसी को हम माहवारी भी कहते हैं। सामान्य रज चक्र को पूर्ण होने में 28 दिन का समय लगता है। कितने दिन का? 28 दिन, 28 दिन का समय लगता है। इस रज चक्र की शुरुआत मादाओं में 10 से 14 वर्ष की आयु के बीच में होती है। प्रथम बार आए रज चक्र प्रथम बार आए रज चक्र को रजोस्राव को क्या कहते हैं? हम रजो दर्शन कहते हैं। जी दोस्तों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि प्रथम बार जब मादाओं में शुरुआत होती है रज चक्र की या आवर्त चक्र की, तो उसको हम क्या कहते हैं? रजो दर्शन कहते हैं। और स्त्रियों में 40 से 45 से 50 वर्ष की आयु के बाद रज चक्र की समाप्ति हो जाती है। मतलब ये है कि 10 से 14 वर्ष की अवस्था से ये रज चक्र शुरू होता है और 45 से 50 वर्ष तक ये रज चक्र चलता है। और 50 वर्ष के बाद इसकी जब समाप्ति होती है तो इसको हम रजो निवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? रजो निवृत्ति। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा कि शुरुआत को हम रजोदर्शन कहते हैं और समाप्ति को क्या कहते हैं? रजो निवृत्ति कहते हैं। रजोदर्शन तथा रजो निवृत्ति की अवधि को स्त्रियों की जनन आयु भी कहा जाता है। रिप्रोडक्टिव एज क्या कहा जाता है? रिप्रोडक्टिव एज कहा जाता है स्त्रियों की, फीमेल की। ठीक है दोस्तों, स्त्रियों में रज चक्र के दौरान ऋतुस्राव पाया जाता है। इस स्राव में स्त्रियों की योनि से रक्त श्लेष्मा एंड्रोमेट्रियम की कोशिकाएं शरीर से त्यागी जाती हैं। ठीक दोस्तों, इसमें क्या होता है? ये जब दौर इसका शुरू होता है ऋतुस्राव का, रज चक्र का, तो इसमें योनि से क्या क्या चीज़ें? श्लेष्मा और एंड्रोमेट्रियम की कुछ कोशिकाएं जो होती हैं वो शरीर से बाहर निकल जाती हैं। यह ऋतुस्राव 4 से 5 दिन लगातार होता है। कितने दिन? 4 से 5 दिन लगातार होता है। इसमें प्राप्ति दिन 25 से 65, प्राप्ति जो पदार्थ है वो 25 से 65 मिली
पदार्थ स्राव होता है। ठीक है दोस्तों, जो ये 4 से 5 दिन के अंदर जो ऋतुस्राव होता है या ऋतुचक्र होता है, उसमें 25 से 65 मिलीग्राम जो है पदार्थ स्राव होता है। अब इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, इनके बारे में देखेंगे। तो ऋतुचक्र को प्रभावित करने वाले कारक मुख्य 3 हैं। एक है आपकी आयु, दूसरा है गर्भावस्था और तीसरा है हार्मोन, एज, प्रेगनेंसी और हार्मोन्स। ठीक है दोस्तों, ये 3 हैं जो ऋतुचक्र को कहीं ना कहीं से प्रभावित करते हैं। ठीक, आयु में देखते हैं, एज में ऋतुचक्र को प्रभावित करने वाला यह एक प्रमुख कारक है। कैसा है? यह प्रथम कारक है जो ऋतुचक्र को प्रभावित करता है। अपरिपक्व मादाओं में ऋतुचक्र नहीं पाया जाता। जो परिपक्व मादाएं अपरिपक्व मादाएं हैं उनमें यह ऋतुचक्र नहीं पाया जाता। ठीक है, यौनावस्था के प्रारंभ होने पर, जब यौनावस्था स्त्रियों की आती है तो उसके प्रारंभ होने पर 10 से 14 वर्ष की आयु में ऋतुचक्र शुरू होता है। ठीक, इसकी शुरुआत कब होती है? 10 से 14 वर्ष की आयु में इसकी शुरुआत हो जाती है और अंत में 45 से 50 वर्ष की आयु के बाद ऋतुचक्र की समाप्ति होती है। 45 से 50 वर्ष की आयु के बाद ये एज है जो ऋतुचक्र को प्रभावित करती है और वहीं से शुरुआत इसकी आयु से ही होती है। जब आयु परिपक्व अवस्था में आ जाती है, युवा अवस्था में आ जाते हैं, तब इसमें 10 से 14 वर्ष की अवस्था युवा अवस्था कहलाती है। तो इस अवस्था में जब मादाएं आती हैं तो यहीं से शुरुआत इसकी होती है ऋतुचक्र की, और यह 45 से 50 वर्ष की आयु तक होती है। इसके बाद मादाएं जो है, ये ऋतुचक्र की जो समाप्ति है 50 वर्ष के बाद हो जाती है। नेक्स्ट में आते हैं, दूसरा जो प्रभावित करने वाला जो कारक है वो है गर्भावस्था, जिसको कहते हैं प्रेगनेंसी। गर्भावस्था में ऋतुचक्र का निलंबन हो जाता है। निलंबन का मतलब ऋतुचक्र नहीं बनता है, क्योंकि गर्भधारण के द्वारा बने प्लेसेंटा के द्वारा स्रावित एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स FSH तथा LH का संबंधन करते हैं। मतलब कुल मिलाकर के ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान ये ऋतुचक्र का स्राव रुक जाता है और ये जो हार्मोन्स हैं इनका फुल फॉर्म है FSH का फॉलिकल स्टिमुलेशन हार्मोन और LH ल्यूटिजाइन हार्मोन। ये 2 हार्मोन्स हैं जिनका संबंधन हो जाता है प्रेगनेंसी के दौरान। नेक्स्ट में आते हैं, इसके बाद ऋतुस्राव स्थायी रूप से बंद हो जाता है। हार्मोन्स ये तीसरा कारक है जो प्रभावित करता है ऋतुचक्र को। विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स जैसे FSH और LH, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन आदि ऋतुचक्र की विभिन्न प्रावस्थाओं को प्रभावित करते हैं। ये हार्मोन्स हैं जिनको हमने बताया, FSH और LH जो हार्मोन्स हैं, ये प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन्स आदि ऋतुचक्र की विभिन्न अवस्थाओं को प्रभावित करते हैं। ये मुख्य रूप से प्रभावित करने वाले कारक हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं निषेचन एवं अंतर्रोपण। नर एवं मादा के लैंगिक जनन अंगों का परस्पर संयोग या मैथुन कहलाता है। निषेचन एवं अंतर्रोपण, नर और मादा जब इनके लैंगिक जनन अंगों का परस्पर संयोग होता है तो ये मैथुन कहलाता है। नर की सहायक ग्रंथियों का स्राव एवं शुक्राणु मिलकर वीर्य कहलाता है। मतलब जो शुक्राणु है, ठीक है,
ये क्या कहलाएगा? वीर्य कहलाएगा, जिसका मूत्र मार्ग में पहुंचना ही विसर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? विसर्जन कहलाता है। विसर्जन की क्रिया को अधिक प्रबल करने में शिश्न मुंड पर पाई जाने वाली संवेदी कोशिका की अहम भूमिका होती है। जो शिश्न में मुंड की अवस्था होती है, वहाँ पर संवेदी कोशिकाएं जो पाई जाती हैं, उनकी शुक्राणु के या वीर्य के बाहर निकलने की या विसर्जन करने की जो प्रक्रिया है, वो संवेदी कोशिकाओं की मेन अहम भूमिका होती है, जिसकी सहायता से लैंगिक उत्तेजना बढ़ जाती है। इस स्थिति में श्वसन दर, हृदय दर, रुधिर दाब बढ़ जाता है तथा वीर स्खलन हो जाता है। तो ये सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं जब निषेचन या अंतरोपण की प्रक्रिया शुरू होती है। ठीक दोस्तों, यहीं से आपका ये तीसरा चैप्टर समाप्त होता है। आगे हम आएंगे नेक्स्ट चैप्टर में मानव रोग, ह्यूमन डिसीज जल्द ही लेकर के आएंगे नेक्स्ट चैप्टर। आप लोग पढ़ते रहिए, नोट करते रहिए। जो भी जहाँ भी समझ में ना आए आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।